नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के पीवाईक्यूज को, जो कि आए हैं आपके 2019 के अंदर। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से आपके आए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद काफी सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, और हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, ताकि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आपका सीआईएसएफ रिलेटेड, इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को भी जो है आप इजिली सोल्व कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो आपका बोलता है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी ऑफ 1953 वाज कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है आपको बताने की कौन कौन से मेंबर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंदर इंक्लूडेड थे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन क्यों किया गया 1953 में। तो जैसे हमारा भारत आजाद होता है, तो मोर देन 500 हमारी जो है रियासतें हुआ करती थी उस टाइम पे। तो अलग अलग जगह पे डिमांड उठने लगी कि हमें स्टेटहुड का जो है दर्जा दिया जाए, लिंग्विस्टिक आधार पे जो है हमें बांटा जाए। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो इस तरीके, आप देखिए ये टॉपिक जो है खुद में आप देखोगे, इसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा इस टॉपिक को समझाने में। बट शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व होना चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आपको अगर मिल जाए तो वो चेरी ऑन द केक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों की जब डिमांड आई, तो सबसे पहला कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1948 के अंदर, जिसको हम धर कमीशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, धर कमीशन, ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये 2-3 कमीशन है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट की जो डिमांड उठी थी कि हमें जो है स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे जो है अलग अलग स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो धर कमीशन का जो है गठन हुआ, तो इन्होंने जो है बोल दिया कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे जो है हम स्टेट जो है अलग से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर लेकिन लोगों की मांग जो है वो शांत नहीं हुई। 1948 के अंदर ही एक कमेटी का गठन होता है, जिसका नाम होता है आपका जेवीपी कमेटी। ठीक है, कमेटी, तो ये भी आपको याद रखना है। इस कमेटी के द्वारा भी जो है ये जो इशू था ये रिजोल्व नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली जो है फाइनली आप देखोगे यहाँ पे आपका 1953 के अंदर फिर एक कमीशन का गठन जो है किया जाता है, इसका नाम होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कमीशन के अंदर जो है एक्सेप्ट की गई थी डिमांड्स, और फाइनली 1955 एंड 56 के अंदर जो है इंडिया के अंदर फर्स्ट 14 स्टेट्स और 6 यूटीज का जो है आपका जन्म होता है। मतलब पूरे कंट्री को जो है 14 स्टेट और 6 यूटीज के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के बारे में। तो ये जो कमीशन है इसका गठन जो है 1953 के अंदर हुआ था। इसके जो है अलग अलग मेंबर थे, इन मेंबर के बारे में ही आपसे जो है पूछा गया है अलग अलग ऑप्शन के अंदर। तो जो मेंबर थे जिनका बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन कौन से मेंबर जो है आपको इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में जो है थे, आपको जो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले थे जस्टिस फजल अली। ठीक है, ये चेयरमैन थे इस कमीशन के, चेयरमैन। तो इसको याद आपको रखना है कि ये जो चेयरमैन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, इनके अलावा जो है एच एन कुंजू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजू। उसके अलावा के एम पनिकर। ये तीनों व्यक्ति जो हैं इस कमीशन के जो है मेंबर्स थे। तो यही आपसे पूछा गया है। तो इन ऑप्शंस में जब आप देखोगे, तो जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपके इस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर थे आपके। ठीक है, तो पहला जो कमीशन था वो था आपका धर कमीशन, फिर आपका जेवीपी कमेटी, और तीसरा आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, या फिर इसको फजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है आने वाला क्वेश्चन ये 2019 में था, और इन फ्यूचर में भी जो है आ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है, इन 1967 which language was added to the list of major recognized Indian languages by a constituent constitutional amendment। ठीक है, तो 1967 के अंदर कौन सी लैंग्वेज जो है ऐड की गई थी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 के अंदर टोटल जो है हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कहाँ पे दी हुई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस? दीज आर गिवन इन 8th शेड्यूल। ठीक है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई
कितनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन से शेड्यूल के अंदर दी हुई हैं, तो याद रखना है आपका 8 शेड्यूल के अंदर दी गई है। ठीक है, तो ये 22 जो लैंग्वेजेस थे, इनमें कुछ लैंग्वेज जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत करेंगे सबसे पहली लैंग्वेज से। 14 लैंग्वेजेस को जो है 1950 के अंदर ऐड किया गया था। उसके बाद फिर आपकी लैंग्वेज 1967 में एक ऐड हुई थी, 15th लैंग्वेज इसको बोला जाता है। उसके बाद 1992 के अंदर 3 लैंग्वेजेस और ऐड की गई थी, जो कि आपकी 16, 17 और 18वीं लैंग्वेज थी। उसके बाद 2003 के अंदर 4 और लैंग्वेज जो है ऐड की गई थी, जो थी 19, 20th, 21st और 22nd ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ओल्डेस्ट जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी जो इंडिया में बोली जाती है, वो है आपकी एसमीज। ठीक है, उसके बाद बंगाली जो है आपकी सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। बंगाली सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आपके इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है काफी सारी लैंग्वेजेस थी, जैसे आपकी असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, आपकी तमिल, तेलुगु, उर्दू। 1950 में जो है 14 लैंग्वेज ऐड हुई थी। ठीक है, 1967 में जो 15th लैंग्वेज आपकी ऐड हुई थी, उसका जो नाम था वो है आपका सिंधी। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो 1967 में थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 कौन सी लैंग्वेज आपकी ऐड हुई थी? वो हुई थी सिंधी लैंग्वेज ऐड। ठीक है जी। फिर आपका 1992 के अंदर 16वीं, 17वीं और 18वीं जो लैंग्वेज इसमें ऐड हुई थी आपकी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब ये इकट्ठे ही ऐड हुई थी, तो सीक्वेंस इनके आप ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो थी आपकी कोंकणी। कोंकणी के बाद है आपकी मणिपुरी। फिर है आपकी नेपाली। 1992 के अंदर जो है ये लैंग्वेजेस आपकी ऐड हुई थी। ठीक है, उसके बाद 19 से लेके 22 तक 4 लैंग्वेज थी टोटल आपकी। 2003 में जो है इनको ऐड किया गया था। कौन कौन सी लैंग्वेज थी, इसके ऊपर ऑलरेडी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, और आगे भी जो है क्वेश्चन आपका आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है आपकी बोडो। बोडो के बाद है आपकी डोगरी। ठीक है, इसके बाद है आपकी मैथिली। फिर है आपकी संथाली। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 लैंग्वेज जो है ऐड की गई थी 2003 के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको जो है ऐड किया गया था, तो याद रखना है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी फैक्ट मैंने यहाँ पे अभी आपको बताए हैं, प्लीज इनको याद करके रखो, कभी भी जो है एग्जाम में आपसे फ्यूचर में पूछा जा सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपका इस पे बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, तो पूछा गया है कि पहली बार जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कब उस काउंसिल के अंदर जो है आपके ऐड किए गए हैं? तो ये ऐड किए गए थे आपके दोस्तों द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इसके अंदर दोस्तों। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में जो है एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो आपको पता होने चाहिए। 1861 में जो आपका काउंसिल एक्ट आया था, ये जब आया था तो इसके वाइसराय का नाम आपको पता होना चाहिए। वाइसराय उस टाइम कौन हुआ करते थे? तो उस टाइम आपके वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम आपके वाइसराय थे। इसके अंदर जो है काफी सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बार जो है पोर्टफोलियो सिस्टम जो है आपका 1861 वाले जो है आपके काउंसिल एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है बेसिकली, कि जैसे हर एक मेंबर जो होता है ना, उनको कुछ डिपार्टमेंट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे आज के दिन भी आप देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारे, जैसे होम मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो इस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है। तो उस टाइम पे भी काफी सारे जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज हुआ करते थे, होम, रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ वगैरह ये सब। तो इनका जो है पोर्टफोलियोज जो है बांटे जाने लगे, तो ये जो है 1861 में जो है पहली बार जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट था। इसके अलावा जो है जो अलग अलग आपकी प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम, मद्रास और बॉम्बे, इनकी जो है पावर्स जो छीनी गई थी 1833 वाले आपके एक्ट के अंदर, वो जो है पावर्स वापस जो है रिस्टोर की गई मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी
को वापस दी गई दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका 1919 का जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है डायरकी जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल रूल, ठीक है, या ड्यूअल गवर्नमेंट बोल, ड्यूअल सिस्टम आप बोल सकते हो। 1858 का एक्ट आता है आपका, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका ब्रिटिश क्राउन का जो है डायरेक्ट रूल आ जाता है इंडिया के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है आपका मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपके नहीं हुए, तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था डायरकी के बारे में। तो डायरकी का मतलब होता है डुअल रूल या फिर सिस्टम ऑफ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, और इसको फ्यूचर में जो है 1935 के एक्ट में जो है अबॉलिश भी कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना है 1935 में इसको अबॉलिश किया गया था और 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था डायरकी इंट्रोड्यूस, ठीक है जी। चलो चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल के रिगार्डिंग है, और काफी बार जो है प्रीएम्बल से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो हम प्रीएम्बल को अभी देखेंगे। पहला है स्टेटमेंट आपका 59th क्वेश्चन का, preamble of the Constitution of India as adopted on 26 November 1949 originally described India as a, options are sovereign republic, democratic republic, socialist republic and secular republic। अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में जो है जान लेते हैं कि प्रियम्बल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारे लिए प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, और क्या इस पे कोई क्वेश्चन सिग्निफिकेंट ऐसा कोई आया है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल, तो सबसे पहली बार जो है प्रियम्बल का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो किस कंट्री ने किया था, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो अमेरिका ने जो है पहली बार जो है फर्स्ट टाइम प्रियम्बल को जो है इंट्रोड्यूस किया था उनकी कंट्री में, ठीक है जी। चलिए उसके बाद प्रियम्बल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो प्रियम्बल जो है हमारा बेस्ड है हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर। एक वर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है हमारा प्रीएम्बल। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो नाम आपको याद रखना है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि प्रियम्बल को कितनी बार जो है अमेंड किया गया था। तो हमेशा याद रखना है आपको प्रियम्बल को सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है अमेंड किया गया, वन टाइम अमेंडेड, ठीक है। अमेंड करके पूछा जाता है कि कब अमेंड किया गया था, तो याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर जो है इसको अमेंड किया गया था प्रियम्बल को। अमेंड करके इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो इंट्रोड्यूस जो इन्होंने किया था वो किया था तीन वर्ड्स, जो कि थे आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये तीन वर्ड जो हैं इसके अंदर जो है आपके ऐड किए गए थे। तो प्रियम्बल जो है हमारा ये नॉन जस्टिसिएबल है एंड नॉन एनफोर्सिएबल है, ठीक है जी। याद रखना है इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर 1945 के अंदर बना था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको जो है याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रियम्बल जो है काफी बार बोला गया कि प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट फाइनली इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनका जो पहले वाला जो ओपिनियन था जो कि उन्होंने बेरूबरी केस में दिया था, बेरूबरी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट 1973 के अंदर केशवानंदा भारती का एक केस हुआ था, उस केस में जो है उन्होंने अपना पहले का जो जजमेंट था उसको रिवर्स किया और फाइनली अनाउंस किया कि प्रियम्बल जो है
वो पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, आप पढ़ना इसके बारे में जब भी आपको टाइम लगे, ठीक है। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। द preamble of Constitution of India as adopted on 26 November 1949 originally described India is a सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो हैं 1976 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट ओरिजिनली जो है ये दो वर्ड नहीं थे। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो आप एलिमिनेट कर दो यहाँ से, तो आपके दोनों वर्ड सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये जो है आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है इतनी चीजें मैं जो आपके लिए लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में फ्यूचर में जरूरी नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उस रिगार्डिंग में चाहता हूँ कि ये पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाए। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन नंबर 60th क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ठीक है, तीन अलग अलग स्टेटमेंट है। द यूनियन ऑफ इंडिया इज मोर लाइक द कैनेडियन फेडरेशन देन अमेरिकन। नेक्स्ट है आपका द रेजिडुरी पावर्स आर वेस्टेड इन द यूनियन। नेक्स्ट है आपका स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सिसीड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, ठीक है। आप सबको याद होगा आर्टिकल 1, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो प्लीज पढ़ लीजिए जाके। आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 1 जो है हमें बताता है किसके बारे में? हमारे कंट्री के बारे में बोलता है। आर्टिकल 1 बोलता है यूनियन ऑफ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसी आर्टिकल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि हमारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है इंडिया अपने स्टेट्स की बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, उनके नाम बदल सकता है, ठीक है, एरिया को कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सिसीड, तो किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कंट्री के अंदर कि वो अपने आप को कंट्री से अलग कर ले। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो दो ऑप्शन आपके यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन सी एंड डी। रेजिडरी पावर जो है वो यूनियन और गवर्नमेंट के साथ जो है आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया इज मोर लाइक द कैनेडियन फेडरेशन देन द अमेरिकन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं हमारे जो कैनेडियन फेडरेशन से मिलते जुलते हैं इंस्टेड ऑफ अमेरिकन फेडरेशन से, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है दोनों बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में जब हम देखते हैं तो ये है आपकी इट कंप्राइजेज ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल सही है। जैसे कि आपका अलग अलग छोटे छोटे टेरिटरीज हमारी हैं। इट कंप्राइजेज द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये स्टेटमेंट भी जो है आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका इट में इंक्लूड अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर हमारा आता है आपका। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमें बताता है, आपने ट्रिक अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, TEARS ऑफ होल्ड PM। टोटल जो है ये हमारे टोटल 12 शेड्यूल हैं। तो इसमें जो पहला टी जो है फर्स्ट शेड्यूल जो है वो आपका है टेरिटरीज, स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में जो है आपको देखने को मिलेगा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, उनका एक्सटेंट कितना है और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कितना है। तो इस तरीके से पहला दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट पे थोड़ा डाउट है, बाद में देखते हैं कैसे इसको ठीक करेंगे हम। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। तीसरा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है आपकी तीन अलग अलग स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखना है हमें कि फंडामेंटल राइट जो है किस किस को मिलते हैं। तो हमारी कंट्री में काफी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही देखने को मिलेंगे। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं
जो इंडियन सिटीजन्स के अलावा जो है फॉरेनर्स को भी अवेलेबल रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। एक टेबल सी मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे कि कौन कौन से राइट जो है इंडियन सिटीजन को हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिटीजन्स ओनली, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉरेनर्स ऑल्सो। ठीक है, फॉरेनर्स में भी है, यहाँ पे आप देखोगे एक्सेप्ट एनिमी अलायंस। एनिमी अलायंस मतलब जो हमारे जो विरोधी हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो ये राइट जो है फॉरेनर वाले ये पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सिटीजन को कौन कौन से राइट अवेलेबल हैं? राइट्स अंडर आर्टिकल 15 जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है सिर्फ। आर्टिकल 16 के अंदर जो राइट आते हैं वो मिलेंगे। आर्टिकल 19, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 29, उसके बाद है आपका आर्टिकल 30। ये वो राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हेल्पफुल है सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के लिए जोन जोन से राइट है उनको लिख लेते हैं। आर्टिकल 14, ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, उसके बाद आर्टिकल 21A, उसके बाद है आपका आर्टिकल 22। ठीक है, ये वो राइट है जो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को अवेलेबल आपको हैं। अब देखते हैं पहले वाला स्टेटमेंट, इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आप देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट आर्टिकल 14 के अंदर आता है। देखो आर्टिकल 14 क्या फॉरेनर्स को अवेलेबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल अवेलेबल है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओनली इंडियंस को नहीं है, फॉरेनर्स को भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो, जिसमें पहला ऑप्शन है, तो दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी एंड सी। उसके बाद आपका है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ये है आर्टिकल 16। आर्टिकल आर्टिकल जो 16 है आपका, वो है कि अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। एक बात बताओ, हमारे देश के नागरिकों को अगर जॉब नहीं मिल रही है तो हम फॉरेनर्स को कैसे फंडामेंटल राइट दे दें कि भाई तुम्हें भी जॉब कंफर्म मिलेगी? ठीक है, हमारे को ही नहीं मिल रही जब, तो इसको भी जो है आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो चीज है अगेन यहाँ पे देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल 19 है आपका। अब यहाँ पे ये आर्टिकल देखिए आप, आर्टिकल 19 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, बाहर के व्यक्ति अगर कोई इंडिया में आ रहा है, फॉरेनर कोई आ रहा है, तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है। रीजन बीइंग, सभी सिटीजन को नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है ये राइट। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी आपका। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। Which of which constitutional amendment act enjoined upon the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years? ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली रिलेटेड है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग। फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है पढ़ लेते हैं एक बार। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था दोस्तों, उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन थे, पर कोई भी ड्यूटी हमारे ऊपर इम्पोज नहीं थी, कि हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 19 लेट 70s का जो टाइम था आपका, 1975 के आसपास जो है सरकार को नीड अराइज हुई कि भाई जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो ऐसी सिटीजन से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो उस टाइम पे 42nd, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है आपको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A, ठीक है, याद रखना है, पार्ट 4A, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको बिल्कुल। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976 के बाद जो है पार्ट 4A ऐड किया गया हमारे कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या बताता है ये बताता है कि हमारी कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसके थ्रू ऐड की गई थी? तो टोटल जो है 10 फंडामेंटल जो है ड्यूटी जो है आपकी ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी ने जो है इन फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि भाई आप फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इम्पोज करिए कंट्री में, ठीक है। तो कमेटी का नाम याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। बहुत बार जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आया है सीपीएफ एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू पार्ट 4A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड की गई। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं 11th फंडामेंटल ड्यूटी। क्या है ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी? ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि स्टेट शुड एंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी education to all children of age 6 to 14 years। अभी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये कब ऐड की गई? ये ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दोस्तों। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी आपकी, ये हुई थी 2002 के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंश्योर करता है? वो करता है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से निकल के आता है जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। पूछते हैं कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी लीगली एनफोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा? तो याद रखना है, नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। फंडामेंटल ड्यूटी को आप अगर फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री से इंस्पायर होके हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया है? तो याद रखना है यूएसएसआर, ठीक है। इसको देख के जो है हमने अपने कंट्री के अंदर यूएसएसआर को देख के जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है इनकॉर्पोरेट किया है। उसके बाद पूछते हैं कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी फॉरेनर्स के लिए भी है? तो याद रखना है, नो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू इंडियन सिटीजन ओनली, ठीक है। तो याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही जो है ये जो है ड्यूटीज लागू है इनके ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफी सारी चीजें आप सीख गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। और याद रखना है टोटल आज के दिन 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। Which article of the Constitution of India provide for the right of minorities to establish and administer educational institution? ठीक है। तो चार अलग अलग आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 27, 28, 29, 30। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सीपीएफ एग्जाम हो गया, सिविल सर्विस हो गया, सीडीएस हो गया, उसमें इस लेवल के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगी, एक लेवल ऊपर देखने को मिलेंगे। काफी जो है स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये दीज आर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो प्लीज अच्छे से जो है इनको पढ़ के जाइए, आर्टिकल शेड्यूल्स वगैरह को, ताकि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो आर्टिकल 27 जो है आपका दोस्तों वो बताता है आपको फ्रीडम टू प्रैक्टिस। ऐसा फील हो रहा है जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वैसा लग रहा है। प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। यानी कि मैं कोई पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूं तो मुझे फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 27 कि मैं अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता हूं, प्रोफेस कर सकता हूं, और मैं अपने धर्म को जो है उसका प्रचार भी कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 बताता है हमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। फिर है आपका आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 हमें बताता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स
ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है जी। फिर आपका आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है हमें बताता है, इट गिव अस द गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। क्या राइट देता है? टू एस्टेब्लिश, एडमिनिस्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? द आर्टिकल विच प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? यह आएगा आपका आर्टिकल 30। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमें बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? राइट टू वर्क, बिल्कुल है जी। राइट टू वर्क अंडर आर्टिकल 41 डीपीएसपी के अंदर बताया हुआ है कि सभी सिटीजन्स को जो है राइट टू वर्क जो है मिलना चाहिए, कि सभी सिटीजन्स को काम मिलना चाहिए करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स। ऐसा कोई प्रावधान जो है डीपीएसपी में नहीं दिया गया है, ये आपका दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, जो हमने अभी की थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002, जो आपका था कि इसके थ्रू जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोमोटिंग हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 51A के अंदर। ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 50 जो है वो दोनों को जो है सेपरेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, रीजन बिंग ऐसा कोई भी डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, तो अलग अलग प्रिविलेजेस जो है यहाँ पे आपको पार्लियामेंट मेंबर्स को देखने को मिलेगी, तो उनमें से बताना है कि कौन सी प्रिविलेजेस जो है पार्लियामेंट को जो है मेंबर को मिलती है। ठीक है, पहला है आपका फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट अंडर अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर है आपका इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल्स ऑफ हाउस, फ्रीडम नॉट टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस अनलेस परमिटेड बाय द हाउस। अब सोचिए, अरेस्ट, जो क्रिमिनल केसेस में जो है अरेस्ट की फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर देते हो, तो उसमें आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ जो है ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी हट जाएंगी। थर्ड एंड फोर्थ जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 69। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोल्ड वॉर इज आर करेक्ट? ठीक है, ये आपका जो है आप देखोगे 11th क्लास की जो है आपकी बुक है, उससे जो है क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इट रेफर टू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री राइवलरी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट सही है, तो थर्ड ऑप्शन हट जाएगा आपका। द कोल्ड वॉर ऑल्सो रेफर टू द ईयर्स बिटवीन द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड द क्रुशेव था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है द टर्म रेफर्स टू द सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय सुपर पावर कन्फ्रंटेशन एंड अकम्पेन्ड बाय आइडियोलॉजी। ये स्टेटमेंट जो है आपकी दोस्तों गलत है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन अगर कोई आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो है डायरेक्टली छोड़ सकते हो दोस्तों, आपको आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को कवर कवर करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70th। Who among the following has authored the imperialism, the highest stage of capitalism? तो अलग अलग ऑथर्स के जो है यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं, जैसे कार्ल मार्क्स है, एंटोनियो ग्राम्सी है, वी.आई. लेनिन है, लग्जमबर्ग है। तो ये जो बुक है आपकी इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इसको लिखा है वी.आई. लेनिन ने। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। और कार्ल मार्क्स की जो बुक थी उनका नाम था दास कैपिटल, डैश कैपिटल, KAPITAL। ठीक है। उसके बाद जो एंटोनियो ग्राम्सी जो थे, ये इटालियन फिलोसफर थे। तो याद रखना है इनका भी। उसके बाद जो है लग्जमबर्ग थे, जो लग्जमबर्ग जो थे वो पोलिश, जर्मन, मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी थे दोस्तों। ठीक है। तो याद रखना है, VI लेनिन ने जो है ये बुक लिखी थी आपकी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, जो एक्सप्लेनेशन हमने दी वो भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि होगा आपका 2018 के पॉलिटी क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।